अब यहां पर आता है मैकाले का घोषणा पत्र और यहीं से सुलझेगा प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि यह विवाद कैसे सुलझेगा। अब 1829 के आसपास भारत का जो गवर्नर जनरल है वो बनकर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल बनता है और जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो उसका उद्देश्य भारत में सुधारात्मक कार्य करना था। वो कई सारे सुधारात्मक कार्य कर भी रहा था और इसी संदर्भ में वो भारत में जो शिक्षा संबंधी सुधार हैं उनको भी करना चाहता था। अब शिक्षा संबंधी सुधार करना चाहता था लेकिन उसमें एक बड़ा रोड़ा था प्राच्य पाश्चात्य विवाद, जो 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 से शुरू हुआ था। अब इस विवाद को सुलझाना पहली समस्या थी भारत में सुधार, या भारत में सुधारों जो शिक्षा के संबंध में सुधार होने थे उसके संदर्भ में जो पहली सीढ़ी थी वो पहली सीढ़ी थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाना। ऐसे में जो विलियम बेंटिंक था उसके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम चल रहा था जिसको भारत बुला करके वो इस पूरे विवाद को सुलझा सकता था। और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए उसके दिमाग में जिस व्यक्ति का नाम था उसका नाम था मैकाले, लॉर्ड मैकाले। और ये जो मैकाले था ये मैकाले के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था विलियम बेंटिंक, और उसे लगता था कि भारत में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझा सकता है वो मैकाले ही है। इसलिए वो सरकार से रिक्वेस्ट करता है और तब 1813 के जो चार्टर एक्ट है उसमें एक प्रावधान किया जाता है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्य हैं उन 3 सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 4 सदस्य कर दी गई। यानी कि अभी तक जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 3 सदस्य थे और उन 3 सदस्यों को अब बढ़ा करके 4 सदस्य कर दिया गया और ये जो चौथा सदस्य था उसे विधि सदस्य के रूप में माना गया, यानी कि कानूनी सलाहकार के रूप में माना गया। और तब वो जो कानूनी सलाहकार के रूप में जो पहला व्यक्ति भारत आता है, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद का जो कानूनी सलाहकार है वो पहला कानूनी सलाहकार मैकाले था। और तब मैकाले भारत आता है विधि सदस्य के रूप में, और मैकाले को जो विधि सदस्य के रूप में भारत बुलाया जाता है तो वो 10 जून 1834 को भारत आता है। और 10 जून 1834 को वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया और बेंटिंक ने भारत में एक जन शिक्षा समिति थी, उस जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया मैकाले को। तो मैकाले के संदर्भ में कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं। सबसे पहले मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद का पहला विधि सदस्य के रूप में, पहले विधि सदस्य के रूप में 10 जून 1834 को भारत आया। तो ये एक जीएस का क्वेश्चन भी हो गया कि मैकाले ये पहला कानूनी सलाहकार कौन था गवर्नर जनरल की परिषद का, तो वो कौन था? मैकाले। अब जैसे ही मैकाले भारत पहुंचा तो इसे बेंटिंक ने, यानी कि जो गवर्नर जनरल था, उसने जन शिक्षा समिति होती थी उस समय, उस जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। किसको? जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया मैकाले को। और मैकाले को साथ ही कहा कि आपने भारत में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद शुरू हो रखा है उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को सुलझाना है। और जो 1813 की चार्टर एक्ट की जो धारा 43 है उसमें जो 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई है, यानी कि अब 1833 में वो 10 लाख रुपए खर्च करने की बात हो गई थी, तो वो 10 लाख रुपए कहां खर्च किए जाएं उसके संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। और साथ ही साथ मार्गदर्शन के साथ साथ इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद को खत्म करिए ताकि भारत में शिक्षा संबंधी कार्यों को थोड़ा तेजी दी जा सके या उनमें तेजी आए शिक्षा संबंधी कार्य। इसलिए जब जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया तो उसने अपना कार्य उसी दिन से करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर कि जो मैकाले था उसका झुकाव पाश्चात्यवादियों की तरफ था।
वो खुद भी पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का बड़ा समर्थक था। इसलिए जो मैकाले का झुकाव है वो पाश्चात्यवादियों की तरफ होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो खुद भी भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर या भारत की शिक्षा प्रणाली और जो साहित्य है उसको घृणा की नजरों से देखता था। इसलिए विलियम बेंटिंग को ये बात पता थी। यद्यपि वो मैकाले से बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन बेंटिंग को ये पता था कि मैकाले संभवतः पाश्चात्यवादियों का ही पक्ष लेगा। इसलिए विलियम बेंटिंग ने क्या किया, विलियम बेंटिंग ने साथ साथ एक व्यक्ति और था, विलियम एडम। विलियम एडम जो कि प्राच्यवादियों का, जिसका झुकाव प्राच्यवादियों की तरफ था, उसको भी एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। इसी रिपोर्ट को बाद में एडम रिपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। तो एक तरफ विलियम बेंटिंग ने पाश्चात्यवादियों के झुकाव वाले मैकाले को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा, और दूसरी तरफ उसने विलियम एडम को भी कहा कि आप, यानी कि विलियम एडम जो प्राच्यवादियों की तरफ झुकाव वाला है, उसको भी कहा कि आप भी अपनी रिपोर्ट सौंपिए, आप भी अपनी रिपोर्ट दीजिए कि भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है और किस तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब दोनों व्यक्तियों को यहां पर कार्य दे दिया गया विलियम बेंटिंग के द्वारा। अब विलियम बेंटिंग ने जब कार्य दिया था तो उसमें सबसे पहले मैकाले के द्वारा 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिंग को अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है। मैकाले के द्वारा 2 फरवरी 1835 को, आपको सन बहुत याद रखने की जरूरत नहीं है, तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, सन बस याद रख लेना 1835। तो ये जीएस में क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो 1835 में मैकाले ने अपनी रिपोर्ट विलियम बेंटिंग को सौंपी और इसमें विस्तार से भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और भारत की आगे आने वाली शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, इसके संदर्भ में विस्तार से विवरण दिया गया था। और क्योंकि इतने विस्तार से विवरण दिया गया था, इसीलिए इस रिपोर्ट को मैकाले के घोषणा पत्र या मैकाले के माइन्यूट के नाम से जाना जाता है। और तब मैकाले ने इसमें शुरू से ही जो भारत का साहित्य है, भारत की शिक्षा है, उसके खिलाफ बोलना शुरू किया। और उसमें मैकाले ने कहा कि ऐसा है कि जो भारत की शिक्षा है, भारत की साहित्य है, वो बोगस है और उसको बिल्कुल भी आगे जाकर भारत की जो शिक्षा हो उसमें प्राचीन या भारत की जो प्राच्य शिक्षा है, चाहे वो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, चाहे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, चाहे बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, ये तीनों ही शिक्षा प्रणालियां भारत के अनुकूल नहीं है और इनमें किसी भी तरीके से भारतीयों को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। और मैकाले साथ में ये भी कहता है कि भारत का साहित्य बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा एक कल्पनाओं वाला है, जिसमें 30 फीट के आदिम की चर्चा की गई है कि एक व्यक्ति 30 फीट का होता था और कहा गया है कि मक्खन और दूध की नदियां बहती थी। मैकाले ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। और जब मैकाले ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, दरअसल में मैकाले को उस समय पर फिक्शन का नॉलेज नहीं था। उसे ये पता नहीं था कि कुछ चीजें अतिशयोक्ति के साथ लिखी जाती हैं और भारतीयों को फिक्शन और अतिशयोक्ति वाले साहित्य का पहले ही पता चल गया था। तो किसी भी साहित्य को लिखते समय जब लिखा जाता है तो उस साहित्य में जरूरी नहीं कि पूरी तरीके से सच्चाई हो, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई रहती है। और भारतीय साहित्य के साथ भी वही था। भारतीय जो पुस्तकें थी उनमें 30 फुट के व्यक्ति की जो चर्चा की गई थी, वो जरूरी नहीं कि 30 फीट का व्यक्ति रहा हो, लेकिन वो मैकाले की समझ से बाहर था। मैकाले उस साहित्य को समझ नहीं पाया, और जब मैकाले उस साहित्य को समझ नहीं पाया, या तो वो समझा और उसने जानबूझकर समझना नहीं चाहा, या जानबूझकर ये बताया कि भारतीय साहित्य को निकृष्ट दिखाने के लिए उसने जानबूझकर ये बात कही हो कि भारतीय साहित्य हास्यास्पद है। या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो समझा ही नहीं हो भारत के साहित्य को। जो भी रहा हो, बात जो भी रही हो, लेकिन उसने कहा कि जो भारतीय साहित्य है, भारतीय शिक्षा प्रणाली है, वो बोगस है और भारतीय साहित्य तो बहुत ही हास्यास्पद है। और इसके अलावा उसने ये भी कहा
कि जितना कुल भारतीय साहित्य है, प्राचीन भारतीय साहित्य, संस्कृत, बौद्ध शिक्षा, बौद्ध साहित्य, और उसके अलावा जो मुस्लिम साहित्य यानी कि संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, हिंदी, तमिल, जितना भी साहित्य है, उस साहित्य में जितना नॉलेज है, उतना ज्ञान यूरोप के किसी छोटे से पुस्तकालय की एक छोटी सी लाइब्रेरी है, उसका एक अलमारी है, उस अलमारी का जो एक रैक होता है उसमें रखी एक छोटी सी किताब में मिल जाएगा। यानी कि वो भारत के साहित्य को इतना छोटा कह रहा है कि जितना संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे पूरे साहित्य में है, अरबी, फारसी, संस्कृत, बौद्ध, सबको मिलाकर के जो जितना ज्ञान है उतना ज्ञान तो ब्रिटेन की एक पतली सी किताब में भी मिल जाता है, जो यूरोप की किसी पतली सी किताब में भी मिल जाता है। इसलिए उसने कहा कि भारत में अब प्राच्यवादी तरीके से शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कंपनी को अपना जो सारा खर्च है, जितना भी शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है, वो 10 लाख की रुपए की राशि हो या जितना भी खर्च किया जा रहा है, वो सारा का सारा खर्च कंपनी को पाश्चात्यवादी या अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। और तब इसने ये कहा कि प्राच्यवादी, इसने जो पॉइंट कहे, तो पहला पॉइंट इसने ये कहा घोषणा पत्र में, जो इसने बातें कही, तो जो इसके मुख्य बिंदु थे, उन बिंदुओं में सबसे पहला पॉइंट था कि प्राच्य साहित्य निरर्थक है, प्राच्य साहित्य निरर्थक है। दूसरा पॉइंट इसने कहा पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने पर ही कंपनी के प्रयास होने चाहिए, और जितना भी धन है वो यहां पर पाश्चात्यवादी शिक्षा या आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही होना चाहिए, ये कह रहा है। और तीसरा इसने कहा कि जो शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो अंग्रेजी होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो 3 है जो मुख्य बिंदु थे कि प्राच्य साहित्य निरर्थक है, ऐसा मैकाले ने कहा। दूसरा उसने कहा पाश्चात्य साहित्य और शिक्षा को बढ़ावा देने पर ही कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जोर होना चाहिए, और साथ ही उसने कहा कि शिक्षा का माध्यम कोई भारतीय भाषा न हो करके अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। अब ये तो इसने अपने मैकाले माइन्यूट में प्रावधान दिए, ये मुख्य बिंदु है, लेकिन यहाँ पर 2 बिंदु और उसने कहे थे। एक बिंदु तो उसने कहा था, पहला उद्देश्य था, पहला बिंदु जो उसने स्पष्ट रूप से कहा था, वो कहा था भारत में एक लिपिक वर्ग को तैयार करना, एक लिपिक वर्ग को तैयार करना। इसमें इसने ये कहा था कि हमें भारत में एक ऐसे लिपिक वर्ग को तैयार करना है जो रंग रूप में तो भारतीयों जैसा हो, दिखता तो भारतीयों जैसा हो, लेकिन वो आचार विचार और संस्कृति में ब्रिटिशर्स की तरह हो, अंग्रेजों की तरह हो। यानी कि वो भारतीय अंग्रेजों का एक संस्करण तैयार करना चाहता था, जो दरअसल में दिखते तो भारतीयों जैसे हैं, रंग रूप में भारतीयों जैसे हैं, लेकिन ये जो दिखने में भारतीयों जैसे जो लोग हैं, वो दरअसल में आचार विचार और संस्कृति में अंग्रेजों के जैसे हों या ब्रिटिशर्स के जैसे हों। अब इसके 2 फायदे होने थे। पहला फायदा ये होना था कि कंपनी को एक लिपिक वर्ग मिल जाना था। दूसरा फायदा ये होना था कि कंपनी को भारतीयों यानी कि जो उनकी प्रजा है, भारतीयों और कंपनी के जो अधिकारी हैं या जो प्रशासक है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके बीच में एक दुभाषीय वर्ग का मिल जाना था। यानी कि उन्हें जब वो लिपिक वर्ग को तैयार करते तो उसे अंग्रेजी भी आती और वो भारतीय भाषाओं को तो जानता ही है पहले से, तो वो फिर एक दुभाषी के रूप में, एक ट्रांसलेटर के रूप में काम कर सकता था। इसका मतलब अब उन्हें जो लगान के जो अंग्रेज हैं, लगान मूवी के जो अंग्रेज हैं, उनकी तरह हिंदी नहीं सीखनी पड़ती, तो इसलिए वो एक दुभाषी वर्ग तैयार हो गया। और तीसरा एक और फायदा होना था कि जो लोग अंग्रेजी कल्चर को सीख जाते,
जो लोग ब्रिटिशर्स की तरह खाना पीना सीख जाते, ब्रिटिशर्स की तरह रहना सीख जाते, वो ब्रिटिशर्स का विरोध नहीं करते बल्कि उनका समर्थन करते। और जब उनका समर्थन करते तो कभी भारत में ब्रिटिशर्स की जो प्रशासन है, जो शासन है, जो अधिकार है, उसको वैधता मिलनी शुरू होती। यानी कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन खुद ब खुद ही कमजोर हो जाता। यानी कि मैकाले इस दूरदर्शी सोच के साथ आया था कि भारत में जब कभी स्वतंत्रता आंदोलन हो, फ्रीडम मूवमेंट हो, तो उस फ्रीडम मूवमेंट को पहले से ही क्योर किया जाए, उसकी काट पहले से तैयार रखी जाए। तो पहला तो ये था, पहला वो ये कहना चाहता था कि भारत में हमें एक ऐसे वर्ग को तैयार करना है जो दिखने में भारतीयों के जैसा हो, लेकिन आचार विचार में अंग्रेजों के जैसा। दूसरा इसने जो इंपॉर्टेंट दिया था वो दिया था अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। और अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, ये अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। ये अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी मैकाले ने ही दिया था। मैकाले ने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत दिया और मैकाले ने जब अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत दिया तो इस अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत में इसने ये कहा कि कंपनी के पास, ये ब्रिटिश सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो भारत के सभी लोगों को शिक्षा दे सके। यानी कि कंपनी जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती है, जन साधारण की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती है। इसलिए कंपनी को क्या करना है, कंपनी को केवल भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है। केवल किसको? जो भारत के उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना। केवल भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है। और उच्च वर्ग के लोग जो शिक्षित करने हैं, उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के पीछे उसका ये तर्क था कि हमारे पास केवल इतना पैसा है कि हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर सकते हैं। और उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के पीछे इसके पास दो तर्क थे। पहला तर्क तो ये कि भारत के आम जनमानस के पास इतना समय नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए हमें अपना पैसा केवल उन लोगों पे खर्च करना है, अपना समय केवल उन लोगों पे खर्च करना है जो वास्तविक रूप में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। और दूसरा, मैकाले ने जो दूसरा तर्क दिया था, वो तर्क दिया था कि जब उच्च वर्ग के लोगों को हम शिक्षित कर लेंगे, जब उच्च वर्ग के लोगों को हम शिक्षित कर लेंगे तो उच्च वर्ग के लोगों से जो शिक्षा है वो छन छन करके नीचे के वर्ग के लोगों तक चली जाएगी। अब ये पता नहीं क्या सोच करके मैकाले इस पूरी अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत दे रहा है। शायद उसने पार्टी वार्टी से आया और पार्टी वार्टी से आकर उसने सीधे ये निस्यंदन सिद्धांत वाला दिमाग में आया अचानक से, और उसने ये सोचा कि वाह, मैं क्या सिद्धांत दे रहा हूं, और उसने सीधा अपनी किताब में लिख लिया, अपनी रिपोर्ट में लिख लिया। तो ये वाला जो सिद्धांत दे रखा है, ये हैंगओवर की स्थिति में दे रखा है मैकाले ने। और मैकाले ने कहा कि हमें केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है जिनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए समय है, और बाद में जो आम जनमानस है, जो भारत की आम जनता है, उस तक जो शिक्षा है वो शिक्षा कैसे जाएगी? वो शिक्षा जाएगी छन छन कर, छन छन कर वो शिक्षा आम जनमानस तक पहुंच जाएगी। इसका ऐसा मानना था मैकाले का। तो मैकाले ने पहले तो ये कहा कि एक लिपिक वर्ग को तैयार करना है जो दिखने में भारतीयों के जैसा लेकिन आचार विचार से अंग्रेजों के जैसा। दूसरा, उसने अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत दिया। उसने कहा कि हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था करनी है, यानी कि जो भारत के उच्च वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है, और बाकी जो लोग हैं उन तक शिक्षा इन उच्च वर्ग के लोगों से छन छन कर आ जाएगी। यानी कि उसे लगता था कि शिक्षा एक कोरोना वायरस की तरह है, जो कि जब उच्च वर्ग के लोगों को हो जाएगा तो उच्च वर्ग के लोगों से शिक्षा खुद ब खुद वायरस की तरह फैलती जाएगी, ऐसा मैकाले का मानना था। अब यहां से ये चीजें तो हुई। बेंटिंक ने मैकाले की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, वो पहले से ही प्रभावित था, फैन था वो मैकाले का, विलियम बेंटिंक। उसने क्या किया, विलियम बेंटिंक ने
विलियम बेंटिंक ने मैकाले की बातों को, मैकाले के सुझावों को तुरंत मान लिया। मैकाले के सुझाव मान लिए और मैकाले के सुझाव मान लिए और उसके साथ ही ये घोषणा की कि आज से हम भारत में केवल और केवल अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देंगे। केवल और जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, यानी कि जो शिक्षा के लिए जो पैसा है, जो 1 लाख रुपए है, वो हम पाश्चात्यवादी शिक्षा पर या आधुनिक शिक्षा पर खर्च करेंगे और जो शिक्षा का माध्यम होगा वो भी अंग्रेजी होगा। अच्छा, एक और चीज, जो धारा 43 की व्याख्या की थी, उस धारा 43 के संदर्भ में मैकाले को कहा गया था कि धारा 43 की व्याख्या करनी है। उस धारा 43 के संदर्भ में वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार क्लियर और पिन पॉइंट करके बता रहा हूं कि धारा 43 में उसने कहा कि साहित्य का अर्थ जो है, साहित्य का अर्थ यहाँ पर भारतीय साहित्य के साथ साथ ब्रिटिश साहित्य, यूरोपीय साहित्य से भी है। और विद्वान का अर्थ, मैकाले ने कहा, विद्वान का अर्थ यहाँ पर भारतीय साहित्य को जानने वाले विद्वान के साथ साथ यूरोपीय ज्ञान विज्ञान और यूरोपीय साहित्य को जानने वाले विद्वानों से भी है। इसका मतलब उसने पाश्चात्यवादियों के मत की पुष्टि कर ली। जो पाश्चात्यवादी थे उनके मत को स्वीकार कर लिया मैकाले ने, क्योंकि वो खुद भी पाश्चात्यवादी था। विलियम बेंटिंक ने मैकाले के सुझाव, ये सारे सुझाव मान लिए और जैसे ही सारे सुझाव माने तो उसमें उसने कहा कि भाई, जो कंपनी के द्वारा शिक्षा के संदर्भ में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, उनका सर्वोत्तम और सबसे अच्छा जो प्रयोग है, सबसे अच्छा जो उपयोग है, वो पाश्चात्यवादी शिक्षा को बढ़ावा देना और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है। अब इसी समय पर ये विलियम बेंटिंक ने, जैसे ही मैकाले का घोषणा पत्र आया, वैसे ही मैकाले की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने मैकाले की सभी बातों को मान लिया और अपनी नीति भी स्पष्ट कर ली। अब मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि एक बैकग्राउंड में एक प्राच्यवादी समर्थक जिसका नाम है एडम, उस एडम को भी कुछ काम दे रखा था। अब एडम बहुत स्लो चल रहा है और एडम ने पहले मैकाले के नोट्स देखे कि मैकाले ने क्या क्या लिखा हुआ है, और उन नोट्स में जितनी बातें कही गई थी उनके विरोध में उसने अपनी बातें उसने अपनी 2 रिपोर्टें दी, और वो 2 रिपोर्टें दरअसल में जुलाई के बाद दी, यानी कि 2-3 महीने पहले जब विलियम बेंटिंक ने मैकाले की बातें मान ली तो एडम ने वो रिपोर्ट दी अपनी, जिसे एडम रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एडम ने कहा कि भाई, जो मैकाले ने जो बातें कही हैं वो बहुत गलत बातें हैं। निस्यंदन सिद्धांत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, पाश्चात्यवादी शिक्षा ठीक है आप करें, लेकिन ज्यादा जोर सरकार का प्राच्यवादी शिक्षा पर होना चाहिए। लेकिन एडम की रिपोर्ट जब तक आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक मैकाले अपना काम कर चुका था और मैकाले ने भारत में शिक्षा के संदर्भ में एक नए युग की शुरुआत कर ली, एक नए युग की नींव रख ली। और इस नए युग की नींव के साथ ही जो सबसे बड़ी घटना आई वो भारत में जो परंपरागत जो शिक्षण संस्थाएं थी उनके ह्रास के रूप में या उनके पतन के रूप में सामने आई। अब इसको पहले ये भी समझिए आप कि जब 1835 में मैकाले की बातों को मान लिया बेंटिंक ने, लेकिन कुछ समय बाद ही बेंटिंक को वापस बुला लिया गया और तब 1835 में भारत का जो गवर्नर जनरल बनकर आता है उसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड 1835 में, लॉर्ड ऑकलैंड पहले बेंटिंक था और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया, भारत का गवर्नर जनरल बना। और जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो इस लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में 1839 में इसने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। इसने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक फैक्ट समझना है हमें, इसलिए मैं लॉर्ड ऑकलैंड की चर्चा कर रहा हूं। लॉर्ड ऑकलैंड ने जब अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की तो उसने आधिकारिक रूप से या औपचारिक रूप से अपनी शिक्षा नीति में
अपनी शिक्षा नीति में निस्यंदन सिद्धांत को स्वीकार किया। निस्यंदन सिद्धांत को स्वीकार किया ऑफिशियली, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपनी नीति में, या कंपनी ने अपनी नीति में निस्यंदन सिद्धांत को पहली बार 1839 में स्वीकार किया। इससे पहले निस्यंदन सिद्धांत एक टर्म था, एक अवधारणा थी जो मैकाले ने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में दी थी, लेकिन इस नीति को बेंटिंक ने ऑफिशियली स्वीकार नहीं किया था। बेंटिंक ने इसको अपनी शिक्षा नीति में या अपनी नीति में शामिल नहीं किया था निस्यंदन सिद्धांत को। निस्यंदन सिद्धांत को ऑफिशियली शिक्षा नीति के रूप में या शिक्षा नीति के उपकरण के रूप में निस्यंदन सिद्धांत को स्वीकार पहली बार लॉर्ड ऑकलैंड के समय किया गया। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसने भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निस्यंदन सिद्धांत को दिया? तो वो व्यक्ति है मैकाले। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निस्यंदन सिद्धांत को ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश की शिक्षा नीति के रूप में शामिल करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो वो लॉर्ड ऑकलैंड को जाता है। मैकाले ने शिक्षा नीति में आधिकारिक रूप से इसको शामिल नहीं किया। मैकाले ने तो ये अवधारणा दी, निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा दी, लेकिन इस निस्यंदन सिद्धांत की अवधारणा को ब्रिटिशर्स की शिक्षा नीति में शामिल किसने किया? वो लॉर्ड ऑकलैंड ने शामिल किया। और कब किया? 1839 में शामिल किया। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड आता है और निस्यंदन सिद्धांत को स्वीकार करता है। लेकिन साथ ही साथ लॉर्ड ऑकलैंड एक और बात कहता है कि जब प्राच्यवादी जो संस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि जब 10 लाख रुपए आप सारा का सारा ब्रिटिशर्स पे, ये जो 1 लाख रुपए की राशि है, सारा का सारा पाश्चात्यवादी शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, तो बताओ प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली कैसे बचेगी? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा कि प्राच्यवादी शिक्षा को बचाना तो मेरा उद्देश्य है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि जो प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली है वो समाप्त हो। तो फिर भी जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, उन्होंने विनती की, चिट्ठी लिखे, बार बार लॉर्ड ऑकलैंड से मिले, उसे फोन किया, मैसेज किए। तो जब लॉर्ड ऑकलैंड ने लास्ट में परेशान हो गया कि यार ये तो बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उसने कहा, अपनी शिक्षा नीति में ही उसने कहा, जो लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति है उसमें उसने एक और पॉइंट रखा कि हम एक काम करेंगे कि जो प्राच्यवादी शिक्षण संस्थाएं हैं, प्राच्यवादी शिक्षण संस्थाओं को अतिरिक्त रूप से 31,000 रुपए देंगे। यानी कि जो उसने ये कहा कि प्राच्यवादी शिक्षा के विकास के लिए कंपनी अलग से 31,000 रुपए की व्यवस्था करेगी। 31,000 रुपए की व्यवस्था करेगी। तो कहां रह गए 10 लाख रुपए और कहां रह गए 31,000 रुपए? लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्यवादियों का मन रखने के लिए 31,000 रुपए की व्यवस्था देने की बात कही। साथ ही इसने ये कहा कि जो प्राच्यवादी शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके जो गरीब छात्र हैं, उनको हम छात्रवृत्तियां भी देंगे। तो छात्रवृत्ति देने की भी बात कही यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति के 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, उसने निस्यंदन सिद्धांत को ऑफिशियली स्वीकार किया। दूसरा, उसने ये भी कहा अपनी नीति में कि हम पाश्चात्यवादी शिक्षा पर ही खर्च करेंगे और हमारा उद्देश्य भारत में केवल और केवल पाश्चात्यवादी शिक्षा को आगे बढ़ाना है। ऐसी लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति थी। और तीसरा पॉइंट इसने कहा कि अंततः फिर भी अगर प्राच्यवादियों का मन नहीं भर रहा है तो हम उनके लिए 31,000 रुपए की अलग से व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम मुख्य तौर पर जो 10 लाख रुपए हैं वो पाश्चात्यवादी शिक्षा को और अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने में ही खर्च करेंगे। तो इससे मैं आपको 2 पॉइंट बता चुका हूं कि कहां पर आपके 10,000 रुपए, कहां पर आपके 10 लाख रुपए खर्च होने, तो वो पाश्चात्यवादी शिक्षा पे खर्च होने, ऐसा लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा। दूसरा जो बात है वो लॉर्ड ऑकलैंड ने ऑफिशियली निस्यंदन सिद्धांत को अपनी शिक्षा नीति में या ब्रिटिश शिक्षा नीति में शामिल किया। और तीसरा पॉइंट कि निस्यंदन सिद्धांत दिया तो मैकाले ने है, वाइन तो मैकाले ने किया ये टर्म, लेकिन इस निस्यंदन सिद्धांत को ऑफिशियली ब्रिटिश नीति में शामिल करने का श्रेय लॉर्ड ऑकलैंड को जाता है।
अब इन 20 सालों में लगभग 1834-35 से और 1839 से लेकर के विशेषकर 1833 से, जब से मैकाले का घोषणा पत्र आया, 1835 से जब मैकाले का घोषणा पत्र आया और विलियम बेंटिंक ने अपनी नीति में मैकाले की बातों को स्वीकार किया, तब से लेकर और लगभग 1853 तक, जबकि अगला चार्टर एक्ट आना था, उन 20 सालों में, लगभग उन 20 सालों में भारत में जन शिक्षा की बड़ी अवहेलना हुई। जन शिक्षा की अवहेलना हुई। जो गुरुकुल थे, जो मदरसे थे, जो बौद्ध शिक्षा मठ थे, उन सारे जो संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं, उनका पतन होना शुरू हुआ। उनका पतन कैसे हुआ? उनका पतन दरअसल में पहले जो गुरुकुल थे, जो बौद्ध शिक्षा मठ थे, जो मदरसे थे, इनको भारत के राजाओं और भारत के शासकों से वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। गुरुकुल तो फिर भी आत्मनिर्भर थे, लेकिन गुरुकुलों में भी कई राजाओं के बच्चे पढ़ते थे, इसलिए वहां पर भी क्या हो रहा था? वहां पर भी राजा किसी न किसी तरीके से उनको वित्तीय सहायता दे देते थे। बौद्ध मठों को भारत के शासकों की सहायता मिलती थी, और जो मुस्लिम शिक्षण संस्थाएं थी, मदरसे थे, मकतब थे, उनको भी भारत के शासकों के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होती थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भारत के सभी राजा महाराजाओं को समाप्त कर दिया। भारत के जो स्थानीय सामंत होते थे, स्थानीय शासक होते थे, उनको समाप्त कर दिया। बंगाल के शासक को समाप्त कर दिया, टीपू सुल्तान को रास्ते से हटा दिया, अवध के शासक को अपने कब्जे में कर लिया, और इन सारे जगहों से धन लूटना शुरू किया। और वो धन को कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो केवल उस धन को कर रहे हैं पाश्चात्यवादी शिक्षा को बढ़ावा देने में खर्च। और जो प्राच्यवादी शिक्षा प्रणाली है, उन प्राच्यवादी शिक्षण संस्थाओं का पतन हो रहा है शुरू, क्योंकि जो राजा महाराजाओं से जो पैसा मिलता था, जो वित्तीय सहायता मिलती थी, जो स्थानीय धनी लोगों से जो वित्तीय सहायता मिलती थी, वो वित्तीय सहायता मिलनी अब बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्योंकि ना तो उन राजा महाराजाओं के पास पैसा है, वो अंग्रेजों की पेंशन पे पल रहे हैं, और ना वो धनी लोग जो थे पहले, वो धनी लोग अब धनी रह गए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? इन प्राच्यवादी शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिलनी बंद हुई और इनका पतन हुआ। और जब इनका पतन हुआ तो ये बंद होनी शुरू हुई। जब ये बंद होनी शुरू हुई तो फिर यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा छूट गई, यानी कि उनकी पढ़ाई छूट गई। अब पढ़ाई छूट गई तो एक तरफ तो गुरुकुल, मदरसे, इन सारी जगहों से इनकी शिक्षा जो व्यवस्था है वो बाधित हो गई। दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स जन या आम लोगों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो निस्संदन सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। ऑफिशियली ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति में स्वीकार कर लिया था। तो अब दो तरफ से अंग्रेजों ने भारत में जन शिक्षा को समाप्त करना शुरू कर दिया। एक तरफ तो प्राच्यवादी शिक्षण संस्थाओं को की वित्तीय सहायता रोक दी गई, तो वहां से छात्रों ने पढ़ना बंद कर दिया। दूसरी तरफ अपनी शिक्षण संस्थाओं में आम छात्र जो जिनकी गुरुकुल से शिक्षा छूट गई थी, जिनकी मदरसा से शिक्षा छूट गई थी, उनको प्रवेश नहीं दिया। इससे आम जनमानस की जो शिक्षा है वो समाप्त हो गई, और इसी वजह से भारत में एक लंबे समय तक असाक्षरता का माहौल रहा। अब 1813 का चार्टर एक्ट आना था, 1853 का चार्टर एक्ट आना था। इस 20 सालों में जन शिक्षा की अवहेलना हो चुकी है, जन शिक्षा समाप्त हो चुकी है, आम लोग असाक्षरता की ओर बढ़ चुके हैं। आम लोगों की शिक्षा पे कंपनी का कोई ध्यान नहीं है, कंपनी का ध्यान केवल उच्च वर्ग के लोगों की शिक्षा पर है। ऐसे में 1853 के चार्टर एक्ट का आने का समय हुआ, और जब 1853 के चार्टर एक्ट के आने का समय हुआ, उसी समय पर 1853 के चार्टर एक्ट के आने के समय ब्रिटिश संसद ने एक समिति का गठन किया, और इस समिति ने जो ये समिति बनाई गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा, उसने एक नीति की घोषणा की। और इस नीति को, ये नीति दरअसल से शिक्षा से संबंधित थी, और इस नीति को बाद में ब्रिटिश संसद ने अपने चार्टर एक्ट में शामिल कर लिया। ये चार्टर एक्ट के एक प्रावधान के रूप में शामिल कर लिया। तो 1853 का एक चार्टर एक्ट आने का समय हुआ। सबसे पहले जो वुड घोषणा पत्र है उसकी पृष्ठभूमि यह है
कि 1853 का चार्टर एक्ट आना था। अब इस चार्टर एक्ट में क्या क्या शामिल हो, इसके लिए अलग अलग जगहों से सुझाव मांगे गए। और इसी संदर्भ में जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी, ब्रिटेन की संसद ने एक समिति का गठन किया और इस समिति ने कुछ सुझाव दिए। इन सुझाव दिए ये एक नीति प्रस्तुत की और वो नीति थी शिक्षा से संबंधित। और इस नीति को बाद में ब्रिटिश संसद ने अपने चार्टर एक्ट में शामिल किया। अब हमें यह समझना है कि ये नीति दरअसल जो शिक्षा से संबंधित थी, ये नीति थी क्या। अब ये जो नीति थी, इस नीति को कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कंपनी के जो बीओसी थी, उस बीओसी के समय पर उस बीओसी के जो प्रधान थे, जो मुखिया थे, उनका नाम था सर चार्ल्स वुड। और सर चार्ल्स वुड के समय पर वो नीति प्रस्तुत की गई। और इसीलिए इस जो नीति की घोषणा की थी, वो सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में इस नीति की घोषणा हुई थी, शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। इसीलिए इस पूरी जो नीति है, ये जो घोषणा है, इसको वुड डिस्पैच के नाम से या वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस बैकग्राउंड को फिर से समझिए। 1853 का चार्टर एक्ट आया। 1853 के चार्टर एक्ट के आने का समय हुआ। उस चार्टर एक्ट के लिए कंपनी जो ब्रिटिश संसद है, उसने अलग अलग जगहों से सुझाव मांगने शुरू किए। इसी संदर्भ में ब्रिटिश की संसद ने कंपनी के अंदर एक समिति बनाई और उस समिति का काम था शिक्षा के संबंध में सुझाव देना। और इसने शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के संदर्भ में समिति ने अपनी एक नीति प्रस्तुत की। और ये जो नीति प्रस्तुत की, जिनके नेतृत्व में इस नीति को बनाया गया था, वो थे उस समय पर सर चार्ल्स वुड। और सर चार्ल्स वुड उस समय पर जब उन्होंने ये नीति बनाई, उस समय पर वो जो कंपनी होती थी, कंपनी का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि बीओसी के जो मुखिया थे, यानी कि जो प्रधान थे, या जो अध्यक्ष भी कह सकते हैं आप इन्हें, वो अध्यक्ष थे सर चार्ल्स वुड। और सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में वो जो समिति है, उसने एक शिक्षा नीति की घोषणा की। एक शिक्षा नीति की घोषणा की, या इस शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाली जो समिति है, उसके जो मुखिया थे, वो क्योंकि सर चार्ल्स वुड थे, इसीलिए इस रिपोर्ट को वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये वुड डिस्पैच जब प्रस्तुत किया गया, तो ये 18 जुलाई 1854 को, सॉरी 19 जुलाई 1854 को, 19 जुलाई 1854 को प्रस्तुत किया गया। और जब 19 जुलाई 1854 को प्रस्तुत किया, तो जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, या जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, या जिस शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी, वो वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब हमें समझना इसमें यह है कि जो वुड का घोषणा पत्र है, वो वुड के घोषणा पत्र में किन किन बातों का प्रावधान किया गया, या किन किन बातों को उसमें शामिल किया गया। अच्छा, एक और बात है कि ये वुड का घोषणा पत्र ने भारत की शिक्षा के संदर्भ में इतने विस्तार से चर्चा की थी, यानी कि सभी पक्षों पर चर्चा की थी, चाहे वो स्त्री शिक्षा हो, चाहे वो मुस्लिम शिक्षा हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के प्रशिक्षण पे हो, सभी बातों पर चर्चा की थी। और इतने विस्तार से चर्चा की थी, और इतने विस्तार से चर्चा की थी कि भारतीय शिक्षा का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा था। और इसी विस्तार से चर्चा होने के कारण इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो ये 2014 में ये क्वेश्चन आ रखा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इसे, या फिर इसको हिंदी में
महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो आप इसे मैग्ना कार्टा और हिंदी में महाअधिकार पत्र, महाअधिकार पत्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो डिस्पैच को कहा जाता है। ये 2014 के स्क्रीनिंग के पेपर में क्वेश्चन बन रखा है। और ये क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षण अभिरुचि में नहीं आया, ये जीएस वाले पोर्शन में आया। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को। चार्ल्स वुड उस समय पर, जिस समय पर ये घोषणा पत्र सामने आया, उस समय पर सर चार्ल्स वुड जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके प्रमुख थे। अब ये वुड डिस्पैच आया, इसने कई सारी बातों पर चर्चा की और उन कई सारी बातों में जो सबसे पहली बात थी वो इसने ये कहा कि जो निस्यंदन सिद्धांत है, सबसे पहला जो पॉइंट इसने कहा कि जो निस्यंदन सिद्धांत है वो निस्यंदन सिद्धांत अव्यवहारिक है और वो भारत में जन शिक्षा की अवहेलना कर रहा है। इससे भारत में असाक्षरता बढ़ रही है और इस कारण से इसने कहा कि निस्यंदन सिद्धांत खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि निस्यंदन सिद्धांत ब्रिटिश शिक्षा नीति में नहीं होना चाहिए। निस्यंदन सिद्धांत को खारिज किया जाना चाहिए। पहला सुझाव इसने ये दिया, खारिज किया जाना चाहिए। यानी कि जो ब्रिटेन की जो शिक्षा नीति है भारत के संदर्भ में, उसमें निस्यंदन सिद्धांत को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा इसने कहा कि जो कंपनी है या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसने दूसरा पॉइंट ये कहा कि भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की है। यानी कि जो शिक्षा की व्यवस्था करनी है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी की है। और इसलिए इसने इसमें एक और पॉइंट जोड़ा कि कंपनी को भारत में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक जन शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। तो तीसरा इसने पॉइंट कहा कि कंपनी को प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा आयोग या कौन सा घोषणा पत्र है जिसमें प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की बात कही गई है, सुझाव दिया गया है। तो वो कौन सा है? वो वुड का घोषणा पत्र है। तो स्थापना की जानी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है। ये जो सुझाव है तो इसमें ये जन शिक्षा विभाग वाला आपको याद रखना है और इसकी प्रत्येक प्रांत में इसकी स्थापना करनी थी। ठीक है। तीसरा उसने ये कहा कि जो वुड का घोषणा पत्र है, वुड के घोषणा पत्र में ये कहा गया, अच्छा तीसरा ये है कि वुड भी ऐसा नहीं है कि वो केवल भारतीयों को अच्छा देखना चाहता है, वो भी कहीं ना कहीं कंपनी का अधिकारी है, तो वो कंपनी को ही फायदा पहुंचाना चाहेगा और ईसाई धर्म को ही फायदा पहुंचाना चाहेगा। इसलिए इसने जो चौथा पॉइंट कहा, इसने कहा कि धार्मिक शिक्षा अनिवार्य तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो राजकीय या जो जिनको राजकीय सहायता मिल रही है, जो शिक्षण संस्थानों को या सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों में तीसरा पॉइंट इसने कहा, सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से बाइबल रखी जानी चाहिए, बाइबल रखी जानी चाहिए। और दूसरी तरफ इसने क्या किया? दूसरा पॉइंट इसने ये किया कि बाइबल रखने, सरकारी विद्यालयों में तो बाइबल रखी जाए, सरकारी विद्यालयों में तो बाइबल रखी जाए। दूसरी तरफ जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, यानी कि जिनको भारतीय लोग चला रहे हैं या भारतीय संगठन चला रहे हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट दी गई। तो इससे क्या हुआ? इससे सरकारी विद्यालयों के द्वारा तो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होगा और दूसरी तरफ
हिंदू, मुस्लिम और जो बौद्ध धर्म है उनके प्रचार प्रसार में कमी आएगी। तो ये यहाँ पर इसके 4 पॉइंट हैं। उसके अलावा उसने ये कहा, अगला पॉइंट इसने जो कहा वो पॉइंट ये था कि भारत में, 5वां पॉइंट, भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा का माध्यम, या कुल मिला के इसे प्राथमिक शिक्षा ही लिखते हैं, केवल प्राथमिक शिक्षा लिखते हैं। प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों हो, परंतु उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी हो। तो इसका ये 5वां पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसका माध्यम तो अंग्रेजी और मातृभाषा दोनों हो, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में के जो शिक्षा का माध्यम हो, वो शिक्षा का माध्यम केवल क्या हो, शिक्षा का माध्यम केवल और केवल अंग्रेजी भाषा हो। ठीक है। इसके अलावा इसने निस्यंदन सिद्धांत को तो खारिज किया ही किया था। इसने एक और बात कही थी कि जो लंदन विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, तो ये छठा पॉइंट था। इसी के बेस पर बाद में इसी सुझाव के आधार पर 1857 के आसपास, 1856-57 के आसपास भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। एक कलकत्ता में हुई थी, एक मद्रास में हुई थी और एक बंबई में हुई थी। और दरअसल में वुड डिस्पैच के आने के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। तो ये इसका छठा पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है, सॉरी ये अंडर आया हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो इसने स्त्री शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा और अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने के सुझाव दिए, और इसने व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात कही, तो ये एडिशनल पॉइंट है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। स्त्री शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, इनके लिए विशेष प्रावधान की बात कही। इसके अलावा इसने, क्योंकि इसका मैग्ना कार्टा है, बहुत विस्तार में हर चीज पे चर्चा की गई है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन जैसी व्यवस्था करने की बात कही, ब्रिटेन के समान व्यवस्था करने की बात कही। जैसे कि ब्रिटेन में शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जाता है, व्यवस्था करने की बात कही, और जो सबसे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं भूल गया था, वो पॉइंट एक और है कि इसने शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा। पहला प्राथमिक, दूसरा मिडिल, तीसरा, इसने पहला तो प्राथमिक है, ठीक है, पहला जो स्तर है
वो प्राथमिक स्तर है। दूसरा जो स्तर इसने बांटा, दूसरा स्तर इसने मिडिल बांटा, तीसरा हाई स्कूल बांटा और चौथा उच्च बांटा। तो इसने शिक्षा को, वुड आयोग ने शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा, 4 स्तरों में वर्गीकृत किया। इस पॉइंट को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वर्गीकृत किया। पहला जो भाग है वो है प्राथमिक, दूसरा उसने कहा मिडिल यानी कि माध्यमिक, तीसरा स्तर इसने कहा हाई स्कूल और चौथा स्तर इसने कहा जिसे कहा जाता है हाई स्कूल के अलावा उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में इसने 2 शिक्षण संस्थाओं की बात कही, एक तो जो विश्वविद्यालय होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, महाविद्यालय। तो इन दोनों को इसने किससे संबंधित किया, एक तो उच्च शिक्षा में एक विश्वविद्यालय की बात कही और दूसरा किसकी बात कही, महाविद्यालय की बात कही। प्राथमिक स्तर पर कौन है, प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है। मिडिल स्तर पे कौन है, मिडिल विद्यालय है। ऐसे ही हाई स्कूल पर कौन है, हाई स्कूल पर, हाई स्कूल जो होते हैं उस समय जो हाई स्कूल चलते थे वो है। तो वुड के बारे में 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला, वुड डिस्पैच 1854 में प्रस्तुत हुआ, इसकी घोषणा 1854 में हुई, 19 जुलाई 1854 को। दूसरा, इस समय जो इनका इस घोषणा पत्र का नाम वुड डिस्पैच इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था वो उस समय पर बीओसी के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो सर चार्ल्स वुड थे। उन्हीं के नाम पर इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच ने क्या किया था, वुड डिस्पैच ने ये कहा था कि निस्यंदन सिद्धांत भारत में जन शिक्षा का विरोधी है, इसलिए निस्यंदन सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसने ये कहा था कि भारत में जन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निस्यंदन सिद्धांत को तो समाप्त किया जाना चाहिए, साथ ही साथ शिक्षा की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होनी चाहिए, और शिक्षा की सारी जिम्मेदारी अगर कंपनी की है तो फिर कंपनी को इसके लिए प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। तीसरा इसने कहा वुड डिस्पैच ने कि शिक्षा को 4 स्तरों में बांटा जाना चाहिए, वह है प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा में इसने फिर से कहा कि उच्च शिक्षा 2 भागों में होगी, एक विश्वविद्यालय और दूसरा महाविद्यालय। तो शिक्षा को 4 स्तरों में बांटने की बात कही वुड ने। इसके अलावा वुड ने यह कहा कि भारत में जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन जैसे प्रावधान या ब्रिटेन जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। स्त्री शिक्षा पर, अल्पसंख्यक शिक्षा पर और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया और इसके लिए विशेष विद्यालय खोलने की बात कही वुड ने कि स्त्री शिक्षा के लिए, अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए और व्यावसायिक शिक्षा के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए, और अगर इसके लिए अलग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करनी पड़े तो इसको किया जाना चाहिए। इसके अलावा वुड ने यह भी कहा कि जो शिक्षकों के जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे तो मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होनी चाहिए। और दूसरा उसने ये कहा कि जो उच्च स्तर है यानी कि जो उच्च शिक्षा है वहां में केवल अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम माना जाना चाहिए। ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसने बात कही थी कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज में भारत में कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। और इसी बात को मान करके फिर 1857 में भारत में 3 जगहों पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। भले मद्रास के संदर्भ में चर्चा वुड ने नहीं की थी, लेकिन इसके सुझाव को मानकर फिर मद्रास में की गई। अच्छा, एक और वुड डिस्पैच से संबंधित सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो एक और बात सामने आती है कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस व्यक्ति ने कहा था। तो जो वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा सर जेम्स ने कहा था। तो अगर ये क्वेश्चन कभी बने कि वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने कहा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा
वुड डिस्पैच को किसने कहा, कि कौन सा व्यक्ति था जिसने वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा, तो वो व्यक्ति था सर जेम्स। सर जेम्स ने कहा था कि वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो ये वुड डिस्पैच से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हो गई जिन जिन पे हम चर्चा कर सकते थे, और तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं। ठीक है, तो यहां तक हमारी बातें हो गई। अब इसके बाद वुड डिस्पैच के बाद, अच्छा एक और जो बात है लास्ट में वुड डिस्पैच में, कि वुड डिस्पैच ने यद्यपि ये कहा था कि भारत में प्राच्यवादी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और भारत में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए और जन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन उसने ये कहा था, एक पॉइंट उसने स्पष्ट किया था, ये पॉइंट बन सकता है कभी अगर क्वेश्चन में बन सकता है कि ये किसने कहा, और तब संभव है कि आप लोग उसमें वुड डिस्पैच को टिक न करें, किसी और को टिक करें। उसने ये कहा था वुड डिस्पैच ने कि हम बलपूर्वक यह घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है पाश्चात्य या ब्रिटिश शिक्षा। ये वुड डिस्पैच का कथन था। वुड डिस्पैच में ये घोषित किया गया था कि यद्यपि हम ये कह रहे हैं कि भारत में जन शिक्षा को बढ़ावा देना है, भाषा का माध्यम प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा रखना है, लेकिन तब भी हम ये बलपूर्वक ये घोषित कर रहे हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार और प्रचार देखना चाहते हैं वो है आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा या ब्रिटिश शिक्षा। तो ये कथन किसने कहा, ये कथन वुड डिस्पैच में कहा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखना है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी तक हमने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली जहां से शुरू हो रही है और वुड डिस्पैच तक यानी कि भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा तक देख लिया। इसके बाद आगे वाले जो पार्ट है उसमें हम हंटर आयोग को देखेंगे 1882 का। उसके बाद लॉर्ड कर्जन जब 1898 में भारत का 1899 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है तो वो शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाता है, उसको देखेंगे। उसके अलावा रेले कमीशन देखेंगे। उसके बाद भारतीय शिक्षा अधिनियम जो आता है 1904 का, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जो बीच में गोखले का ये कुछ चीजें जो पॉइंट है उसको एक हमारी थोड़ी देर की वो वीडियो होगी उसमें देखेंगे और सार्जेंट योजना तक उसमें चर्चा करेंगे। ये मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके इतिहास वाले पार्ट, जो जीएस का इतिहास वाला पार्ट है, वहां भी बन सकते हैं। और अगर दिमाग घूम गया आयोग वाले का तो वो आपके ऐसे क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट में भी डाल सकता है, जबकि इसकी चर्चा उन्होंने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं की गई। तो फिर आगे के पार्ट की चर्चा हम आगे का जो हिस्सा है इस शिक्षा प्रणाली का, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का, वो हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं।